मैं एक पंजीकृत फार्मासिस्ट हूँ और मुझे दवाइयों के बारे में जानकारी देने का अधिकार प्राप्त है। इस चैनल का उद्देश्य केवल दवाइयों की सामान्य जानकारी प्रदान करना है। कृपया ध्यान दें कि इस चैनल पर दी गई जानकारी किसी भी दवा के स्वयं से उपयोग, उपचार या निदान का विकल्प नहीं है। किसी भी दवा का उपयोग करने से पहले हमेशा अपने चिकित्सक या योग्य स्वास्थ्य पेशेवर से परामर्श जरूर लें। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इनसाइड द मेडिसिन में। अगर किसी व्यक्ति को बार बार पेशाब आ रही हो, अत्यधिक भूख और प्यास लग रही हो, अचानक से वजन गिरने लगा हो और बहुत ज़्यादा कमजोरी एवं थकान महसूस हो रही हो, या फिर किसी व्यक्ति के कहीं पर ही चोट या फिर फोड़ा हुआ हो जो कि बहुत समय से ठीक नहीं हो रहा हो, हाथ पैरों में झंझनाहट व नज़र कमज़ोर हो रही हो, ये सारे लक्षण डायबिटीज़ के हो सकते हैं। आज इस वीडियो में हम डायबिटीज़ के बारे में बात करेंगे। डायबिटीज़ क्या होती है, ये किन किन कारणों से हो सकती है, कितने प्रकार की होती है, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है और क्या क्या सावधानियां बरतने से ये कंट्रोल रह सकती है, जानेंगे इन्हीं सभी के बारे में। आप बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं। डायबिटीज़, जिसे आम भाषा में मधुमेह भी कहा जाता है, ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। आमतौर पर हमारे द्वारा खाए गए पदार्थों से जो कार्बोहाइड्रेट मिलता है वो ग्लूकोज में बदलकर ब्लड द्वारा पूरे शरीर में फैलता है। इसके बाद इंसुलिन हार्मोन ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। डायबिटीज़ के रोगियों में पैंक्रियाज पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन नहीं बना पाता है, या फिर बॉडी के सेल्स इंसुलिन को सही से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। ग्लूकोज को बॉडी के सेल्स तक पहुंचाने का काम इंसुलिन का होता है। किसी कारणवश पैंक्रियाज पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन नहीं बना पा रहा हो, या फिर बिल्कुल ही नहीं बना पा रहा हो, तो फिर शरीर में शुगर की मात्रा बढ़ने लगती है। लगातार ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ी रहने से बॉडी के वाइटल ऑर्गन जैसे हार्ट, किडनी, लीवर, आइज और पाँव की नर्व डैमेज होने लगती है, जिससे बॉडी में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होने लगते हैं। डायबिटीज़ का बेसिक कॉज ब्लड स्ट्रीम में एक्सेस ग्लूकोज का होना होता है, चाहे वो किसी भी कारण से हो। हालांकि ब्लड ग्लूकोज का ज़्यादा होने का कारण डायबिटीज़ के प्रकार पर भी निर्भर करता है। डायबिटीज़ के कुछ मुख्य कारणों में से सबसे पहले आता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंट मुख्यतः टाइप 2 डायबिटीज़ के कारण होता है। इंसुलिन रेजिस्टेंट तब होता है जब लीवर और फैट के सेल्स इंसुलिन के प्रति सही से प्रतिक्रिया नहीं कर पाती हैं। कई और कारण या फिर परिस्थितियां भी इंसुलिन रेजिस्टेंट की वजह बनती हैं, जैसे ओबेसिटी, फिजिकल एक्टिविटीज़, डाइट, हार्मोनल इम्बैलेंस और कुछ दवाइयां भी इंसुलिन रेजिस्टेंस का कारण बनती हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ LADA यानी कि लेटेंट ऑटोइम्यून डायबिटीज़ इन एडल्ट तब होता है जब इम्यून सिस्टम पैंक्रियाज के इंसुलिन प्रोडक्शन सेल पर अटैक करता है। प्रेगनेंसी के दौरान प्लेसेंटा कुछ ऐसे हार्मोन रिलीज करता है जो कि डायबिटीज़ के कारण बनते हैं। यदि पैंक्रियाज इंसुलिन रेजिस्टेंस को दूर करने के लिए पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं कर पाता है, तो फिर प्रेग्नेंट वुमेन को डायबिटीज़ होने का खतरा बना रहता है। इसके अलावा हार्मोन्स रिलेटेड कुछ अन्य कंडीशन जैसे एक्रोमेगली, जिसमें हाथ, पैर और चेहरे की हड्डियां एवं सेल्स बढ़ने लगती हैं, और कसिंग सिंड्रोम, जिसमें लंबे समय तक बॉडी में कॉर्टिकल हार्मोन्स का स्तर बढ़ा रहता है, ये भी टाइप 2 डायबिटीज़ का कारण बन सकते हैं। किसी सर्जरी या फिर इंजरी के कारण पैंक्रियाज डैमेज हुआ हो, उसके कारण भी इंसुलिन बनाने की प्रक्रिया प्रभावित होती है और टाइप 3 डायबिटीज़ होने का खतरा बना रहता है। टाइप 3 डायबिटीज़ का मुख्य कारण है क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस और पैंक्रियाटिक सर्जरी। इसके अलावा कुछ जेनेटिक म्यूटेशन न्यूनेटल डायबिटीज़ का कारण बनते हैं। फ्रेंड्स, आप जानते हैं डायबिटीज़ के कितने प्रकार होते हैं और ये किस किस तरह से हमारे शरीर को प्रभावित करते हैं। इसमें सबसे पहले आता है टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 2 डायबिटीज़ में पैंक्रियाज या तो पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन नहीं बना पाता है, या फिर बॉडी के सेल्स इंसुलिन को प्रॉपर तरीके से यूज़ नहीं कर पाते हैं। ये डायबिटीज़ का आम प्रकार है और मुख्य रूप से मिडिल एज में देखने को मिलता है। कभी कभी ये बच्चों में भी देखने को मिल सकता है। टाइप 1 डायबिटीज़ एक प्रकार से ऑटो इम्यून डिजीज है, जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम किसी अननोन कारण से पैंक्रियाज से इंसुलिन प्रोडक्शन करने वाले सेल्स पर अटैक करके उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। टाइप 1 डायबिटीज़ टाइप 2 के मुकाबले बहुत कम देखने को मिलती है। टाइप 1 डायबिटीज़ बच्चों या फिर यंग एडल्ट में देखने को मिलती है। इसमें पैंक्रियाज द्वारा इंसुलिन का प्रोडक्शन बिल्कुल भी नहीं होता है, और टाइप 1 डायबिटीज़ के रोगियों को ज़िंदगी भर इंसुलिन इंजेक्शन लेना पड़ता है। जेस्टेशनल डायबिटीज़ प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले हार्मोनल चेंजेस के कारण होती है। ये प्रेगनेंसी के बाद स्वयं ही ठीक हो जाती है। अगर किसी महिला को प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज़ हुई है, तो फिर आगे चलकर भविष्य में ये टाइप 2 डायबिटीज़ का खतरा बना रहता है। कुछ बीमारियां जैसे क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस और पैंक्रियाटिक कैंसर भी पैंक्रियाज को नुकसान पहुंचाती हैं, जिससे टाइप 3 डायबिटीज़ होने का खतरा बना रहता है। इसके अलावा किसी व्यक्ति की पैंक्रियाज की सर्जरी या फिर पैंक्रियाज को रिमूव किया गया हो, उससे भी टाइप 3 डायबिटीज़ होने का खतरा बना रहता है। कुछ रेयर केस में न्यूनेटल डायबिटीज़ भी देखने को मिलती है,
ये शुरू के 6 महीने के भीतर दिखाई देती है। इसे मोनोजेनिक डायबिटीज़ भी कहते हैं। ये 50% बेबीज़ में अपने आप ही गायब हो जाता है और कुछ में लाइफ लॉन्ग रह सकता है। फ्रेंड्स, आप जानते हैं डायबिटीज़ के सिम्टम और कॉजेज़ के बारे में। अगर डायबिटीज़ के सिम्टम की बात करें तो इसमें पॉलीडिप्सिया यानी कि बहुत ज़्यादा प्यास एवं बार बार मुंह सूखते रहता है, बार बार पेशाब आती है, बहुत ज़्यादा थकान एवं कमजोरी रहती है, ब्लड विजन यानी कि धुंधला दिखाई देने जैसी समस्या होती है, अचानक से वजन गिरने लगता है, हाथों और पैरों में बहुत ज़्यादा कंपन रहता है, अगर कहीं पर ही फोड़ा हुआ है या फिर चोट लगी है तो वो फिर जल्दी से ठीक नहीं होता है। स्किन इन्फेक्शन, वेजाइनल ईस्ट इन्फेक्शन और वेलेनोफोस्फाइटिस जिसमें पुरुष के लिंग के अग्रभाग में इचिंग और रेडनेस रहती है, ये समस्याएं हो सकती हैं। लगातार ब्लड में शुगर लेवल बढ़े रहने से शरीर में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। यह कॉम्प्लिकेशंस मुख्यतः टाइप 2 डायबिटीज़ के रोगियों में इफेक्ट डालती है। अगर टाइप 2 डायबिटीज़ के रोगियों में ब्लड शुगर लेवल लगातार 600 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा रह रहा हो तो फिर सीवियर डिहाइड्रेशन एवं कन्फ्यूजन जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। अगर इसको तुरंत कंट्रोल नहीं किया गया तो फिर ये लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम हो सकती है। ये कॉम्प्लिकेशन टाइप 1 डायबिटीज़ या फिर अनडायग्नोस्ड टाइप 1 डायबिटीज़ के रोगियों को प्रभावित करता है। यह तब होता है जब पैंक्रियाज इंसुलिन का प्रोडक्शन बंद कर दे। अगर सफिशिएंट मात्रा में इंसुलिन नहीं होगा तो फिर बॉडी एनर्जी गेन करने के लिए ग्लूकोज का उपयोग नहीं कर पाएगी और फैट को ब्रेक डाउन करने लगेगी, जिससे बॉडी में कीटोन्स नामक सब्सटेंसेस रिलीज होने लगते हैं जो कि ब्लड को एसिडिक बना देते हैं, जिसकी वजह से सांस लेने में कठिनाई, उल्टी और अनकॉन्शियसनेस होने लगती है। अगर DKA स्टेज हो तो फिर तुरंत ही मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। सीवियर लो ब्लड ग्लूकोज जिसे हम हाइपोग्लाइसीमिया भी कहते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया तब होता है जब ब्लड शुगर लेवल 70 mg/dl से नीचे आ जाए। यह लक्षण उन पेशेंट्स में ज़्यादा दिखाई देता है जो इंसुलिन इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। अगर ब्लड शुगर लेवल सामान्य से बहुत नीचे गिर जाता है तो फिर ब्लड विजन, डबल विजन, एक्सेसिव स्वेटिंग, बहुत ज़्यादा भूख, कंपन, चक्कर और बेहोशी छाने लगती है। हाइपोग्लाइसेमिक स्टेज में पेशेंट को तुरंत ही कुछ मीठी चीज़ जैसे चॉकलेट या फिर टॉफ़ी लेनी चाहिए। अगर ब्लड शुगर लेवल 50 mg/dl से बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाता है तो फिर तुरंत ही हॉस्पिटलाइज होने की आवश्यकता होती है। अगर लगातार ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हाई रह रहा हो तो फिर शरीर में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, स्पेशली बॉडी के टिश्यूज़ और ऑर्गन्स डैमेज होने का खतरा बना रहता है। मेनली ये ब्लड वेसल्स और नर्व को डैमेज कर सकता है जो कि बॉडी के टिश्यू को सपोर्ट करते हैं। हाई ब्लड शुगर लेवल कार्डियोवैस्कुलर यानी कि हार्ट के ब्लड वेसल्स को नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे कोरोनरी आर्टरी डिजीज, हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा बना रहता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन जैसे नर्व डैमेज जिसे न्यूरोपैथी भी कहा जाता है। न्यूरोपैथी के कारण हाथ पैरों में दर्द, झंझनाहट और किडनी फेलियर होने का भी खतरा बना रहता है। रेटिनोपैथी जिसके कारण आंखें कमज़ोर होने लगती हैं और ब्लाइंडनेस जैसी समस्या आ सकती है, एवं डायबिटीज़ के कारण स्किन इन्फेक्शन होने का भी खतरा बना रहता है। नर्व और ब्लड वेसल्स डैमेज होने के कारण इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और वेजाइनल ड्राइनेस जैसी भी समस्या आ सकती है। हाई ब्लड शुगर लेवल रहने से गैस्ट्रोपेरोसिस, हियरिंग लॉस और गम पेरिडोंटल जैसी बीमारियों का भी खतरा बना रहता है। इसके अलावा डायबिटीज़ मेंटल हेल्थ को भी प्रभावित करती है। लगातार ब्लड शुगर लेवल हाई रहने से व्यक्ति डिप्रेशन में रहने लगता है। कुछ मुख्य टेस्ट द्वारा ब्लड में ग्लूकोज लेवल का पता लगाया जा सकता है। फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल बेसलाइन ब्लड शुगर होता है। इसके लिए 8 आवर्स की फास्टिंग जरूरी है। इसकी नॉर्मल रेंज 70 mg/dl से 110 mg/dl होता है। अगर 110 mg/dl से 120 या 25 mg/dl है तो फिर यह प्री डायबिटीज़, और अगर इससे ऊपर है तो फिर यह डायबिटीज़ मानी जाती है। ये टेस्ट खाने के अप्रॉक्स 2 घंटे बाद लिया जाता है। इसकी नॉर्मल वैल्यू 110 से 140 mg/dl होती है। रैंडम ब्लड ग्लूकोज लेवल किसी भी वक्त चेक करके पता लगाया जा सकता है। ये वैल्यू 140 mg/dl तक रहनी चाहिए। ये टेस्ट ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन के नाम से भी जाना जाता है। इससे प्रीवियस 2 से 3 महीने का एवरेज ब्लड ग्लूकोज लेवल का पता लगाया जा सकता है। इसकी नॉर्मल वैल्यू 5.7% होती है। ये वैल्यू प्री डायबिटीज़ के लिए 5.7 से 6.4% तक होती है और डायबिटीज़ में ये वैल्यू 6.5 तक रहनी चाहिए। अगर इसके ऊपर वैल्यू जारी है तो फिर हाइपरग्लाइसीमिया होता है। इसके अलावा जेस्टेशनल डायबिटीज़ यानी कि प्रेग्नेंट वुमेन में डायबिटीज़ के लक्षण है या नहीं है, इसके लिए ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट किया जाता है। बेसिकली डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए 4 स्टेप्स को फॉलो करना अति आवश्यक है।
इसमें ब्लड शुगर मॉनिटरिंग एक महत्वपूर्ण कड़ी है। रेगुलर मॉनिटरिंग से यह पता चलता है कि वर्तमान समय में आपका ब्लड शुगर लेवल कैसे चल रहा है और जो भी आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं वह कितना काम कर रहा है। इसके लिए आपको कुछ दिन लगातार ब्रेकफास्ट से पहले और ब्रेकफास्ट के 2 घंटे के बाद ब्लड शुगर लेवल चेक करना चाहिए, जिससे आप ब्लड शुगर लेवल की निगरानी कर सकते हैं। जिन लोगों को अभी अभी डायबिटीज़ हुई हो, जिसे हम प्री डायबिटिक कंडीशन भी कहते हैं, या फिर जिनका पैंक्रियाज जितनी ज़रूरत हो उतनी मात्रा में इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा हो, या फिर टाइप 2 डायबिटीज़ और जेस्टेशनल डायबिटीज़ यानी कि गर्भावस्था के दौरान ब्लड शुगर लेवल बढ़ गया हो, ऐसे रोगियों को डॉक्टर ओरल मेडिसिन एडवाइस करते हैं। ओरल मेडिकेशन की शुरुआत डॉक्टर एंटी डायबिटिक ड्रग बिगुनाइट से करते हैं, जिसका प्रयोग टाइप 2 डायबिटीज़ के रोगियों में किया जाता है। इसमें प्रमुख बेगोनाइट्स मेडिसिन है मेटफॉर्मिन। इसको डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट के लिए फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग के रूप में भी जाना जाता है। बेगोनाइट्स लीवर में ग्लूकोज के प्रोडक्शन को कम करके बॉडी में इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है। ये हाइपोग्लाइसेमिक क्लास नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस यानी कि NIDDM की दवा है और ओवर 50 ईयर से टाइप 2 डायबिटीज की प्रमुख दवाइयां हैं। सल्फोनाइल यूरिया पैंक्रियाज को अधिक इंसुलिन प्रोडक्शन करने के लिए स्टिमुलेट करते हैं, जो कि बॉडी की एनर्जी के लिए डाइट से लिए गए ग्लूकोज को यूज करने में मदद करते हैं। ये बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को कम करते हैं और अत्यधिक प्यास एवं बार बार पेशाब आने जैसी समस्या को कम करते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ के रोगियों को डायबिटीज़ कंट्रोल करने के लिए सिंथेटिक इंसुलिन इंजेक्शन लगाने की आवश्यकता पड़ती है। कभी कभी कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होने से टाइप 2 डायबिटीज़ के रोगियों को भी इंसुलिन एडवाइस की जाती है। सिंथेटिक इंसुलिन कई प्रकार के होते हैं। ये बॉडी में अलग अलग स्पीड और अलग अलग समय तक टिके रहकर ब्लड ग्लूकोज लेवल के अकॉर्डिंग काम करते हैं। इंसुलिन लेने के मुख्य 4 तरीके होते हैं: इंजेक्टेबल इंसुलिन, इंसुलिन पेन, इंसुलिन पंप और रैपिड एक्टिंग इनहेल्ड इंसुलिन। फ्रेंड्स, डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए एक हेल्दी डाइट प्लान का भी होना अति आवश्यक है। आपके द्वारा ली गई डाइट ब्लड शुगर लेवल को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। यदि आप इंसुलिन लेते हैं तो आपके द्वारा ली गई डाइट और लिक्विड में कितनी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट ली गई है, इससे पता चलता है कि आपके बॉडी को कितनी मात्रा में इंसुलिन की आवश्यकता है। हेल्दी डाइट हैबिट और वेट मैनेजमेंट से स्ट्रोक और हार्ट अटैक जैसी समस्याएं भी कम हो जाती हैं। खाने को एक बार में ना खाकर एक सीमित अंतराल में छोटी छोटी मील्स लें। खूब सब्जियां, फ्रूट्स, मल्टीग्रेन्स और प्रोटीन युक्त भोजन लें। अपने डॉक्टर या फिर डाइटिशियन के अकॉर्डिंग डायबिटिक डाइट चार्ट फॉलो करें। रेगुलर एक्सरसाइज बॉडी में इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है, इसलिए रेगुलर एक्सरसाइज जरूर करें। रेगुलर एक्सरसाइज करने से अत्यधिक वजन, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल जैसी समस्या से भी बचा जा सकता है। फ्रेंड्स, हम डायबिटीज़ के ऑटोइम्यून और जेनेटिक फॉर्म्स को रोक नहीं सकते हैं, पर कुछ स्टेप्स को फॉलो करके प्री डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ और जेस्टेशनल डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। हेल्दी डाइट लें, रेगुलर एक्सरसाइज करें और सप्ताह में कम से कम 5 दिन 30 मिनट तक रोज़ एक्सरसाइज करें। लो स्ट्रेस और पर्याप्त नींद यानी कि 7 से 8 घंटे तक सोएं। अगर इंसोम्निया जैसी समस्या है तो अपने डॉक्टर से परामर्श और ट्रीटमेंट लें। अगर स्मोकिंग या फिर अल्कोहल का प्रयोग करते हैं तो फिर इसको मिनिमाइज़ करें या फिर बिल्कुल बंद कर दें। याद रखिए, डायबिटीज़ एक कॉम्प्लिकेटेड डिजीज़ है। इसको हम पूरी तरीके से ठीक नहीं कर सकते हैं, लेकिन रेगुलर एक्सरसाइज, हेल्दी डाइट, लो स्ट्रेस मेडिकेशंस और अपने डॉक्टर से काउंसलिंग एवं ट्रीटमेंट लेने से कंट्रोल जरूर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये थी एक सामान्य जानकारी डायबिटीज़ यानी कि मधुमेह के बारे में। अगर ठीक लगी हो तो प्लीज़ इनसाइड द मेडिसिन को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।